हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसीए चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो का एग्ज़ाम जो है जिसमें जीएस हम पढ़ाए हैं उसमें आज दूसरा पार्ट है प्राचीन इतिहास का। तो उसमें जो चैप्टर आज है गुप्त एवं गुप्तोत्तर का साम्राज्य। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। चंद्रगुप्त सेकेंड 375 ईसा पूर्व से लेके 415 ईसा पूर्व के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छपरक, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, कालिदास, बेताल भट्ट, वरुरुचि और वारामिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? वो थे आपके कन्नौज। ऑप्शन डी सही है। क्योंकि हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईसा से लेके 447 ईसा तक शासन किया था। यह पुष्यभूति वंश का था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो वो थे आपके समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही है। हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये 4वीं शताब्दी के संस्कृत के महान कवि और गुप्त सम्राट समुद्र के मंत्री थे। इसके द्वारा ही प्रयागपस्ती की रचना की गई थी। प्रयागपस्ती गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोतों से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे महान शासक भी था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ऑप्शन बी सही है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 ईसा पूर्व से लेके 415 ईसा पूर्व के दरबार में रहते थे। शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। अन्य छपरक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुरुचि, अमर सिंह और वरामिहिर एवं कालिदास थे। अगला क्वेश्चन आपका है, विक्रमादित्य संवत प्रारंभ हुआ था? वो थे 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए सही है। विक्रमादित्य संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रमा संवत का प्रणेता सम्राट जो है विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया गया था। इसमें पहला जैसे है स्वतः प्रारंभ प्रणेता, जिसमें विक्रम संवत जो है आपका 57 ईसा पूर्व से लेके किसका है तो विक्रमादित्य का। उसके बाद कनिष्क का 78 ईसा पूर्व है शक संवत, और हजरी जो है हिजरी वो 622 ईसा पूर्व मोहम्मद साहब का है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो वो थे आपके विक्रमादित्य। ऑप्शन ए सही है। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से लेकर 415 ईसा के शासनकाल में प्रमुख कवि थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम जो है देवगुप्त, देवराज, देवश्री और उपाधि विक्रमांक या विक्रमादित्य या परम भागवत थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली निवास करती थी, यथा कालिदास, धन्वंतरी, छपरक और अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और वरामिहिर या वररुचि।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया गया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो वो थे आपके ऑप्शन बी सही, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्य कौन कौन से, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और बिहार कहाँ पड़ता है, मिथिला और उड़ीसा तक अधिकार किया गया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। उन्होंने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। ये विद्वान संभवतः उज्जैन दरबार को संबोधित करते थे, जो चंद्रगुप्त की द्वितीय राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया था वो थे आपका प्रयाग। ऑप्शन बी सही है। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था तथा भारी दान करता था। वर्तमान में इस महामोक्ष परिषद को कुंभ के तौर पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थे आपके हर्षवर्धन जो है आपका कहाँ का शासक थे, तो वो थानेश्वर। ऑप्शन डी सही है इसमें। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो वो थे आपके प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन बी सही है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जो है वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसका प्रमाण प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्र प्रवरसेन द्वितीय की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर जो है आपका है राजपूत राजवंश। इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है आपका, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो थे तोमर वंश। ऑप्शन ए। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय थे। तोमर, तंवर या कुंतल उत्तर पश्चिम भारत का एक गोत्र है जो जाट, गुर्जर और राजपूत जातियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया था? तो थे चंदावर मारा गया था। कब? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में गौरी कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण करने के लिए भारत आया था। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद्र के बीच युद्ध हुआ और जयचंद्र युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद्र ने तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? वो थे आपके राजपूत। ऑप्शन सी सही है। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और गढ़वाल वंश आदि आते हैं।
राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। अगला चैप्टर अब आता है इसमें पाल वंश। पाल वंश जो है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो वो थे आपके पूर्वी, ऑप्शन बी सही है। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो कि 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना जो गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो वो थे आपके गोपाल, ऑप्शन सी सही है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था। गोपाल ने 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। उसने अंदोतपुरी अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का निर्माण करवाया था। अगला चैप्टर आपका है दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल, चालुक्य, पल्लव संगम। इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो थे आपके ऑप्शन बी, गोडेश्वर मंदिर सिन्नार में। नटराज मंदिर जो है कहाँ पड़ता है? तो चिदम्बरम। पिलाई वैश्वनाथर जो मंदिर है तंजावुर, और बृहदेश्वर मंदिर जो है गंगकोट चोलमपुर को चोल शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था। जबकि गोडेश्वर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में यादव वंशी राजकुमार राजगोविंद ने करवाया था। यह शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सिन्नार तालुका गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है महोदयपुरम के चोर या चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी? तो थे आपके मलयालम, ऑप्शन ए सही है। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। महोदयपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीपीय हिस्सों में की गई थी, जो वर्तमान केरल का हिस्सा था। इसके शासकों ने अपने उत्कीर्णन में मलयालम भाषा का प्रयोग किया, जिस अवधि में संगम साहित्य संकलित किया गया था उसे संगम काल के रूप में जाना जाता है। संगम काल के दौरान 3 प्रमुख तमिल राज्य चेर और चोल पांड्य थे। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? वो थे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी सही है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम 1014 से लेकर 1044 ईस्वी में किया था। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना था। पांड्य और केरल राज्य में प्रतिनिधि मंडल भेजना और गंगैकोंड पंडित की उपाधि धारण करना था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? वो थे तमिल साहित्य, ऑप्शन ए सही है। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं की प्रकाशित करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो थे पल्ली छांदतम, ऑप्शन सी सही है। चोल अभिलेखों के अनुसार यहाँ देखिए क्वेश्चन वीडियो में पूछता है तो इसको अच्छे से चोल वाला जो मतलब जो साउथ का दक्षिण भारत का इतिहास है प्राचीन उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बना देते हैं हिस्ट्री का। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती थी उसका विवरण निम्नवत थे। पहला जो था आपका
बिल्ला नोवागाई जैसे गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहते थे इसको। ब्रह्मादय जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। शाला भोग जो है किसी विश्वविद्यालय या किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है। पल्ली छंदम जो है ऑप्शन जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। देवदान जो है तिरुनमटक्कानी जो है किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदंडरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुदन कहा जाता था। इसके बाद अगला चैप्टर आता है आपका प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकार। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है तो इसको भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? वो है आपका गणित। ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और खगोल शास्त्र है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया है। उल्लेखनीय है कि साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया है। इसमें कितना श्लोक है? तो 625 श्लोक है। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्र जो है पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो थे आपके कालिदास। ऑप्शन डी सही है। मालविकाग्निमित्र जो है कालिदास का है। 10 कुमार चरित्रम जो है दंडी का है। स्वप्नवास दशा दत्ता जो है महाकवि भास का है। किराता जुननियम ये है भारवी का। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? वो है आपके कालिदास। ऑप्शन सी सही है। अष्टाध्यायी जो है आपका पुस्तक पाणिनि। रामायण वाल्मीकि का। महाभारत वेद व्यास। महाभाष्य का पतंजलि है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास का। रघुवंशरम कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। कामसूत्र के वात्स्यायन सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट है। और बुद्धि चरित्र का अश्व घोष। पृथ्वीराज का रासो का चंदोरदाई। गीत गोविंद का जयदेव। अगला क्वेश्चन है आपका कादंबरी के लेखक कौन थे? कादंबरी के लेखक कौन थे? तो वो थे आपके बाण। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो वो थे संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी सही है। मुद्राक्षर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखा दत्त है। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इनका लिखी है वह मूल रूप से किस देश का था? तो वो थे आपके ग्रीस। ऑप्शन बी सही है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगस्थनीज यूनान ग्रीस का निवासी था। सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था वो। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला संगीत कला। इसमें जो आपका है आज पहला क्वेश्चन प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य के हम्पी पट्टडकल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव के रूप में से एक विरूपाक्ष को समर्पित है। यह मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोका महादेव देवी द्वारा बनवाया गया था। मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? वो है आपके मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है।
खजुराहो समुद्र के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 900 ईसा से लेकर 1130 ईसा के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। वो है आपका कैलाश मंदिर। ऑप्शन डी सही है। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एकात्मक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वो थे आपके कुषाण काल। ऑप्शन डी सही है। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ। मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें आदर्शवादी कला और सौंदर्य को प्रधानता दी गई। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढक लिया जाता था। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों दिखाई देता है। अब मथुरा कला में सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, दुर्गा, शिव, गणेश आदि की, किंतु सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो है आपका भीमबेटका में। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका है एमपी। एमपी में कहाँ पर? रायसेन जिले में। भारत में नवपाषाण 7000 ईसा पूर्व गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की भीमबेटका से मिलती है। मानव शरीर ढकने के लिए पश्च चर्म पत्तों एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वो है आपका सोनभद्र। ऑप्शन सी सही है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा आश्रयों में स्थित है और लगभग 250 राग कला पेंटिंग है। लक्ष्मण, पंचमुखी, काउका, खो और लखमा की गुफा आश्रमों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। तो दोस्तों, जो वीडियो का पेपर था उसमें से प्राचीन इतिहास जो है आपका प्राचीन इतिहास का लेक्चर खत्म हो गया 2 पार्ट में। आज अब कल से हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, और आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहिए और प्रैक्टिस, यूथ वाली जो बुक है तीनों, इसको ला के अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है और 26 से 27 जून को है, तो आज से 25 दिन और बचा है। ठीक है, और जो भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स।